नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। बहुत सारी न्यूज़ें इस बात की आ रही हैं कि चाइना बहुत तेज़ी से उसने एक सरप्राइज़ दिया है, वो बड़ी तेज़ी से पैंगोंग लेक से वापस जा रहा है और बहुत सारे बॉर्डर से वापस जा रहा है। हालांकि बहुत सारी न्यूज़ें इस प्रकार की भी हैं कि राहुल गांधी ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी चाइना के सामने लड़ने से डरते हैं या उनकी स्थिति कमज़ोर है या वो लड़ नहीं सकते और हम होते तो पता नहीं क्या करते। हालांकि हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पार्टी ऑफ चाइना के साथ पैसा लिया और कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ क्या गठबंधन है। ऐसे गठबंधनों के दौर में जब हम मानसरोवर लेक पर हमारा हमारा बॉर्डर था एज पर चुशूल ट्रीटी, पुरानी चुशूल ट्रीटी, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर वहां से 200 किलोमीटर अंदर कैसे आई पीएलए, ये सवाल कांग्रेस से पूछने लायक है और कांग्रेस को ही बताना चाहिए। कैसे वो हिस्सा जो सक्सेगाम वैली का है वो चला गया उनके पास और कैसे हमारा अक्साई चीन का क्षेत्र चीन के कब्जे में है, ये बहुत सारे प्रश्न उनके ऊपर उठते हैं। लेकिन मेरी जो चिंताएं हैं वो थोड़ी दूसरी हैं। मैं लगातार इस बात को ऑब्जर्व करता आया हूं, ये मेरे पर्सनल व्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये केवल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो कि भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि भारत का अगला टारगेट 370 राम मंदिर के बाद अगला टारगेट गिलगिट बाल्टिस्तान था। दूसरा टारगेट यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ एक टारगेट उन्होंने शुरू किया, उसमें ट्रिपल तलाक खत्म किया। ट्रिपल तलाक खत्म करने के बाद अब नंबर आता है कि किस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड ला जाए। तो भारत सरकार के दो बड़े टारगेट, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लाना। गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लाने के लिए सरकार ने दो बार प्रयास किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार एयर स्ट्राइक किया। हालांकि वो परिस्थितियां पाकिस्तान ने बनाई जिसकी वजह से हमको करना पड़ा, लेकिन हमको प्रैक्टिस करना था तो हमने प्रैक्टिस कर लिया। सवाल यहां पर आता है कि ये जो सारा प्रोटेस्ट का जो फार्मूला भारत में शुरू हुआ और एक नई टेक्नोलॉजी, जिसको आप प्रधानमंत्री ने भी आंदोलन जीवी शब्द दिया है, एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। वो नई टेक्नोलॉजी या नया मेथड भारत में डेवलप हुआ, वो मेथड था आंदोलनों का मेथड, दिल्ली को घेरने का मेथड, दिल्ली को जाम करने का मेथड और देश को नपुंसक बनाने का मेथड। हालांकि सफल कितने हो पाएंगे ये तो भविष्य बताएगा, और सफलता तो जनता, अगर 5,000 5 लाख लोग भी बैठते हैं, मैं कहता हूं 50 लाख लोग भी बैठते हैं, तो 130 करोड़ में 50 लाख कितनी अहमियत रखते हैं ये हम सब जान सकते हैं। लेकिन सरकार को डिस्टर्ब करने का प्लान तो वो बना ही लेते हैं। बात आती है चाइना की। क्या चाइना वापस जा रहा है, उसका काम हो गया है? चाइना का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या पूर्ण हो गया है, इसलिए चाइना वापस जा रहा है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं जहां तक देख पाता हूं वो ये देख पा रहा हूं कि जिस समय गिलगिट बाल्टिस्तान पर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट रखी गई। उस रिपोर्ट ने कहा भारत में हम कुछ समय में डिस्टर्बेंस शुरू करने जा रहे हैं और सीएए, जो कि विदेशी हिंदुओं को जो भारत में आए, जिनको 47 में आ जाना चाहिए, नहीं आ पाए, वो भारत में आए, उनको नागरिकता देने का प्रश्न आया, तो सरकार ने नागरिकता देने के लिए वो क्रियाकलाप शुरू किए। हालांकि उससे पहले भी इंदिरा गांधी कई बार नागरिकता दे चुकी थी, कांग्रेस सरकार कई बार नागरिकता दे चुकी थी, लेकिन मोदी सरकार जब नागरिकता देने की बात कर रही थी तो पीछे से लोगों ने बड़ा तेजी से मोदी सरकार के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। सीए के प्रोटेस्ट को हमने देखा कि पूरा देश किस प्रकार से जाम किया गया, किस प्रकार से उसको पूरे को कंट्रोल किया गया। अगली बात जहां तक आई उसमें एक, जब हम करने चले कि किसी प्रकार से भी हम उसको फिर से रिन्यू करें, तो गलवान हो गया और गलवान में चीन बैठ गया। यानी कि हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई, पाकिस्तान के एलओसी पर लगी हुई जो फौजें थी वो हमको तत्काल शिफ्ट करनी पड़ी ये चाइना बॉर्डर पर। और चाइना बॉर्डर पर शिफ्ट करके हमने वो दो बातें उस समय आई थी कि हमने प्लान बी, प्लान ए चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए था, प्लान बी चाइना के लिए था। चाइना की फौजें आई तो हमने चाइना को भी पैदल करना शुरू कर दिया और उनकी इकोनॉमी, उनकी वेल्थ, उनका उनका इंपोर्ट, उनका भारत के साथ ट्रेड, इस पर लगातार प्रहार करने शुरू कर दिए। चाइना नतमस्तक होता दिखाई दिया, कई बार पीछे गया, लेकिन भारत सरकार उनके पीछे पड़ गई। नतीजा ये निकला कि अचानक चीन और पाकिस्तान, चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते एक बड़ी स्टेज पर पहुंच गया। अब सवाल ये आता है कि वो लोग वहां पर बैठे थे, सर्दी बहुत हो गई, बर्फ वहां पर जम गई, और बर्फ जमते समय ये सबको मालूम था कि युद्ध नहीं हो सकता भारत और चीन का।
इसी दौरान किसान आंदोलन भारत में शुरू हो गया। जिन बिलों को लाने के लिए किसानों ने आंदोलन किया, उन्हीं बिलों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। यानी कि जिन महेंद्र टिकैत और जो किसान नेता थे, जिस बात को करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे कि आप ऐसा करें, वो सरकार ने किया तो उसके खिलाफ खड़े हो गए। इन कानूनों से देश पे फिर से एक बार चक्का जाम किया गया। इससे पहले छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए गए, चाहे वो जेएनयू का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया का एक्सपेरिमेंट हो। इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए और बाद में इसको बड़े रूप में भारत में लाया गया। चीन की सेनाएं लगी हुई ही थी। किसान आंदोलन यहां पर शुरू हुआ। किसान आंदोलन शुरू जब जिस समय चल रहा है, तो अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दे दिया कल परसों, और अमित शाह जी ने कहा कि जैसे ही कोविड का प्रभाव खत्म होगा तो हम फिर से सीएए को, जो कानून हमने बनाया है, लोगों को नागरिकता देना शुरू कर देंगे। बंगाल का उनका स्टेटमेंट चाइना के लिए एक सुखद समाचार रहा होगा। चाइना के लिए सुखद समाचार इसलिए रहा होगा क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अब सीएए, ये जो किसान मूवमेंट है, इसको सीएए के मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। क्योंकि अमित शाह जी का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में जब आया था, उन्होंने कहा एनआरसी करेंगे, तो क्या शुरू हुआ, और अभी उन्होंने वहां पर कहा, तो ये तैयारियां शुरू हो गई। किसान मूवमेंट हल्का पड़ता दिखाई दे रहा है। नहीं भी पड़ेगा, आह्वान बहुत सारे हो रहे हैं, प्रयास बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से किसान मूवमेंट बढ़ना चाहिए था, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि किसानों को सच्चाई समझ में आ गई। और दूसरी बात ये भी है कि किसान के पास समय नहीं है। ऐसा कौन सा किसान होगा जो एक समय भैंस नहीं दूता? ऐसा कौन सा किसान होगा जो अपने खेतों की फसल नहीं देखता? तो फिर किसान मूवमेंट पर कैसे बैठ सकता है? हाँ, जो फालतू लोग रहे होंगे वो जरूर बैठते होंगे। खैर, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वो सच क्या है और झूठ क्या है और सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन चीन ने अचानक घोषणा कर दी कि हम पीछे जा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने कहा कि डिसएंगेजमेंट का हमारा एग्रीमेंट हो गया है, और फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक, फिंगर 5 पर वो लोग बैठे हुए थे, फिंगर 4 पर हम लोग बैठे हुए थे, तो फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक का जो एरिया है वो ट्रांजिशन पोर्शन माना जाएगा। इसमें ना भारत सरकार अपने परमानेंट कैंप बनाएगी, ना ही उनकी सरकार बनाएगी। और इस बात को मैं आपको पहले भी बता दूं, ये पहले से भी यही व्यवस्था थी कि फिंगर 3 से लेकर और फिंगर 8 तक, फिंगर 4 पर हम आसानी से जाते थे, फिंगर 8 पर वो आसानी से आते थे, और उसके बाद दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना जैसी होती थी तो बैक हो जाती थी। लेकिन वो गलवान करके, परमानेंट टेंट लगाकर गलवान करके, वो एक इशू बनाया गया। और इशू जब राष्ट्र पर होता है तो कोई भी सरकार उसको हल्के में नहीं ले सकती, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे चाइना की सरकार हो। मामला यहां तक पहुंच गया। लेकिन अब दो आंदोलन सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तो किसान मूवमेंट चल ही रहा है, जो डिस्टर्ब करना चाहता था पाकिस्तान के कब्जे में गिलगिट बाल्टिस्तान को छुड़ाने के लिए भारत सरकार ने अपनी प्लानिंग बनाई थी, उसको खत्म करने के लिए 2-3 काम हुए। और अब आगे की भी चूंकि पॉलिसी साल खाड़ के लिए तैयार है, जैसे मराठा मूवमेंट, अभी संभावना है कि मराठा मूवमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मराठा मूवमेंट पर, मराठाओं के रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है, और उसकी मार्च में सुनवाई शुरू हो रही है। इसी प्रकार अब जब अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम जो सिटीजनशिप देना शुरू कर देंगे, सीएए में जो कानून बनाए हैं उनका सिटीजनशिप का प्रोसेस हम खोल देंगे और उसको इंप्लीमेंटेशन में ले आएंगे जैसे ही कोविड का प्रभाव खत्म होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब किसान मूवमेंट कन्वर्ट हो जाएगा सीएए के मूवमेंट में, सीएए प्रोटेस्ट में। और रिजर्वेशन, पहले भी रिजर्वेशन के 3-4 आंदोलन प्रैक्टिस के रूप में हुए थे, चाहे वो हरियाणा का हुआ हो, चाहे वो गुजरात में हुआ हो, और अभी वो चाहे मराठा हुआ हो, और फिर से मराठाओं का जो रिजर्वेशन इशू है वो फिर से आने वाला है, क्योंकि प्रेमा फसाई ये लग रहा है कि मराठाओं का जो इशू है वो रिजर्वेशन पाने योग्य नहीं है। लेकिन रिजर्वेशन अगर है भी तो अब किसी को बेनिफिट दे दिया गया है, और सरकार को कोर्ट हटाता है तो फिर से मूवमेंट शुरू होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि SC/ST एक्ट हमारे पास था, SC/ST एक्ट को कोर्ट ने कुछ डिसेबल किया, कोर्ट ने डिसेबल करना, मूवमेंट शुरू हुआ, सरकार ने वो किया, तो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और ऐसे बहुत सारे काम चलते रहे। मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये चाइना का वापस जाना सॉरी, चाइना का वापस जाना कोई नई बात नहीं है। चाइना का वापस जाना इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि अब भारत में परमानेंट ये प्रोटेस्ट की राजनीति चल गई है, परमानेंट घिरने की राजनीति चल गई है, भारत की प्रोग्रेस अपने आप रुकने वाली है, और पाकिस्तान अभी बचा रहने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान पर भारत सरकार हमला करे, इसके लिए पाकिस्तान को
बचाने के लिए भारत में डिस्टर्बेंस ज़रूरी है, चाहे वो गलवान करके हो, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट करके हो, फार्मर्स आंदोलन करके हो, मराठा आंदोलन, जाट आंदोलन या फिर पटेल आंदोलन और फिर अब सीएए का नया प्रोटेस्ट। मुझे लगता है कि पूरे देश को सजग रहना चाहिए, हम सबको समझदारी से काम लेना चाहिए, अदरवाइज चाइना के ट्रैप में हम लोग फंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान के ट्रैप में हमारा देश के बहुत बड़ा वर्ग फंसता जा रहा है, जिसको बहुत संभाल कर सोचने विचारने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।